हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस बाय अपूर्वा। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था, यूनिट फैक्ट तक। ये सब मैंने आपको कहा था कि आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ये इन पे अपने बिफोर वर्ल्ड वॉर टू एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये दोनों मैंने एक ही स्लाइड में इंक्लूड कर लिए हैं। अभी मेरा ज़्यादा मेन रहेगा कि मैं इसी स्लाइड में आपको पूरी वर्ल्ड वॉर खत्म कर दूँ। तो वर्ल्ड वॉर टू के बिफोर हैंड में फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये दोनों चीजें आप इकट्ठे ही कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप जब यूएसएसआर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप मैप के हिसाब से पढ़िएगा। और आप देखेंगे कि यूएसएसआर जो है, रशिया है, किस हिसाब से ऐसे एक्सपेंड कर रहा था। और वैसे इनका एक्सपेंशन एक टाइप का फोर्स्ड एक्सपेंशन नहीं था, क्योंकि ये ट्रीटीज कर रहे थे और इनका एक टाइप का इम्पीरियल कम्युनिज्म था। ये अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे थे और ये अपने जो इनके जो स्टेट्स थे उनको काफी ज्यादा इकोनॉमिकली सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनका एक मॉडल था कम्युनिज्म का। रशिया में भले ही जैसा भी चल रहा हो, बट वो इन्होंने जैसे सेंट्रल एशिया की ज्यादातर जो देश थे, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सबको इन्होंने काफी ज्यादा इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड की है। और इस टाइम पे यूएसएसआर के अंदर एक इकोनॉमिक बूम भी था, क्योंकि ऑयल जो प्राइस थे ना, वो भी काफी बढ़ रहे थे। और रशिया को इस टाइम पे, रशिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल था। तो आप ये चीज को माइंड में रखिए कि जब आप यूएसएसआर फॉर्मेशन और डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो मैप के हिसाब से कीजिए। और सिर्फ सेंट्रल एशिया कंट्री नहीं, आप अर्मीनिया और अजरबैजान और जॉर्जिया, और अभी भी एट प्रेजेंट इनकी कुछ कुछ इश्यूज हैं जो अनसॉल्व हैं, अर्मेनिया के। और ये तो आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और इसके बाद, क्योंकि ये तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में ही है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद भी आगे जाके जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में इश्यूज करेंगे, तो यहाँ से उनका लिंक कनेक्ट होगा, क्योंकि ये फॉर्मल यूएसएसआर के प्रोटेक्टोरेट्स थे। तो आप इसीलिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका बेस बनाएगा और जो सारी चीजें हैं वो इस पे बिल्डअप होती रहेगी। और बाकी दूसरी कंट्री जैसे इस्तोनिया, लातविया, लुथीनिया, और बेलारूस, और मतलब काफी यूक्रेन, ये इन सब कंट्री का आप अच्छे से कीजिएगा। और वैसे तो एक टाइप का ये वाली बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार इसका नाम सुन लो, क्योंकि हो भी सकता है ये बुक आ जाए, हो भी सकता है ये बुक ना आए, पर इस बुक को पढ़ना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडियोलॉजी समझाने के लिए ये बुक यहाँ लिखती है। द आर्किटेक्ट होम इन वेदास, ये अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब की किताब है। और इसमें ये ऐसे पूरी थीम तो इसकी वैसे ही है आर्यंस वाली, जैसे आर्यंस आ रहे हैं। बट इसके अंदर, इस वाली बुक के अंदर, इन्होंने एक पॉइंट काफी ज्यादा एम्फसाइज किया है कि यूएसएसआर का एक ड्रीम था टू गो लॉन्ग वे डाउन साउथ एंड वॉश देयर फेस इन वार्म वाटर ऑफ अरेबिया। जी, टू वॉश देयर फेस इन वार्म वाटर ऑफ अरेबिया। अरेबिया यानी अरेबियन सी। और इनका जो मेन एम था, जिस हिसाब से ये सेंट्रल एशिया में तो आ ही गए थे, एक्सपेंड कर गए थे, बट फिर उसके आगे क्या रह जाता है? अफगानिस्तान रह जाता है, ईरान रह जाता है। और उस टाइम ब्रिटेन ने ये भांप लिया था कि यूएसएसआर का एक ड्रीम है यहाँ तक आना। तो जो ईरान था, जिसे अफगानिस्तान, फिर ईरान, और फिर नीचे अरेबियन सी आ जाता है, ये इनका पूरा ड्रीम था। तो ईरान तो फिर बन गया था ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में ईरान का भी बता दूंगी। ईरान जिस हिसाब से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया था, और अफगानिस्तान में मुस्तफा कमल साहब थे, उनके साथ भी यूएसएसआर रशिया ने ट्रीटीज की थी। इवन ब्रिटेन भी चाहता था कि रशिया एक ऐसा टाइप का बफर स्टेट बना रहे। बफर स्टेट मतलब जो स्टेट किसी के एकदम अधीन ना हो, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे। और प्लस इसी वजह से अफगानिस्तान एक ऐसा वो एरिया बन गया, जैसे पानीपत वाला जो एरिया है, जब बाहर से कोई देश आते थे और हिंदुस्तान के जो राजा थे उनकी लड़ाई होती थी, ज्यादातर पानीपत में क्यों होती थी? क्योंकि ये एक टाइप का बीच का एक खाली मैदान टाइप, जहाँ पे सब फाइट्स हुएगी। तो अफगानिस्तान की मिजरी का रीजन भी यही है, और अफगानिस्तान का जो पार्शियल उस टाइम की इंडिपेंडेंस थी, उसका भी रीजन यहाँ पे है एक। क्योंकि अफगानिस्तान ना तो पूरा ब्रिटिश के नीचे जा पाया, ना पूरा ये लोग
वहां पे रशिया के नीचे जा पाए। और एट प्रेजेंट आपको यूएस डिप्लोमेसी तो पता ही है क्या चल रही है अफगानिस्तान में। ये वाली चीज हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशन पे आएंगे तो करेंगे। इसलिए अफगानिस्तान वाला एरिया पार्ट भी आप यही वर्ल्ड वॉर 2 के साथ ही पढ़ लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जो चीजें हुई थी ना, उसका इम्पैक्ट ये सारा है और आगे भी आएगा। ये वर्ल्ड वॉर 1 जैसे टोटल वॉर थी, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ग्लोबल वॉर थी, और वर्ल्ड वॉर 2 और ट्रू सेंस में ग्लोबल वॉर थी, क्योंकि इट वाज फॉट ऑल ओवर द ग्लोब और उसका इम्पैक्ट आज तक है। जापान के पहले क्या जापान की कंडीशन थी, जैसे मेजी रेस्टोरेशन वगैरह, और जापान का किस हिसाब से नेशनलिज्म बढ़ रहा था। जापान भी एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो कर रहा था। तो जापान का भी थोड़ा सा उस टाइम की वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की, खास तौर पे जापान के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे वो भी आप पढ़ लीजिए। चाइना पढ़ना है, काफी पढ़ना है। एक सेंटर फॉर ईस्ट एशिया में तो चाइना काफी बड़ा पार्ट है, और वहां से अगर उस सेंटर से भी क्वेश्चन आए तो चाइना अच्छे से कीजिएगा। और स्पेशली अगर कोई आगे जाके चाइनीज स्टडीज में इंटरेस्टेड है या उधर एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा है, वो भी ये वीडियोस देख रहा है, तो चाइना में अच्छे से आप सारे इश्यूज कवर कीजिएगा। कौन कौन सी रेवोल्यूशंस हो रही थी, फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, मूवमेंट्स, और जैसे बॉक्सर रिबेलियन, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको सब करनी है। और अगर आपने चाइना पढ़ा है और उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं ना, तो समझ लीजिए आपने जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया है। जैसे कि डॉक्टर सुन युत सेन जो थे, उनको फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना भी कहते हैं। फिर इसके बाद जनरल यान आते हैं, और इनका क्या रोल था नेशनल नेशनल पार्टी ऑफ चाइना। नेशनल पार्टी ऑफ चाइना को क्या कहते हैं? क्यूमिनतांग। एक बार और सुन लीजिए, क्यूमिनतांग। ये थोड़े वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं, मतलब पर एक दो बार अगर आप सुन लेंगे कहीं से, एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये चीज याद हो जाएगी। लेकिन उसको एनपीसी भी आप बोल सकते हो, नेशनल पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है। और जैसे सेकेंड रेवोल्यूशन का इन्होंने कॉल दिया था, तो इस हिसाब से डॉक्टर सुन यित सेन वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना। ओके, डन डन। फिर जनरल यान आ जाते हैं, और जनरल यान के बाद जिस हिसाब से एक सेंट्रल आर्मी का डिक्लाइन हो जाता है, बट फिर भी लोगों के पास एक आर्मी की ट्रेनिंग थी। तो इसके बाद क्या हो जाता है, वार्ड लॉर्डिज्म आ जाता है। मतलब जैसे छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स टाइप आप समझ लीजिए, कि छोटे छोटे जैसे स्टेट्स थे, तो अब एक कोई सेंट्रल आर्मी तो रही नहीं। तो फिर उसके बाद ये वाली चीज आ गई, वर्ल्ड लॉर्डिज्म। फिर उसके बाद आगे जाके फिर से ये जो इनकी पार्टी, जो नेशनल पार्टी ऑफ चाइना है, वो फिर से, क्या नाम था इसका, क्योमिनतांग, ये डिसाइड करती है कि उनको एक नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी बनानी पड़ेगी, और जितने ये वार्ड लॉर्ड्स हैं उनको या तो अपने नीचे लाओ, अपने अधीन लाओ, नहीं तो उनको सप्रेस करो, क्योंकि जरूरत थी एक नेशनल आर्मी की। ठीक है। और इसके बीच में, इन इवेंट्स के बीच में आप मे 4th मूवमेंट भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो मैंने रेवोल्यूशन ऑफ मूवमेंट्स लिखा है। जितने रेवोल्यूशन ऑफ मूवमेंट्स आपके सामने आते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि आप अभी आईआरएम और पीआईएसएम के, आईआरएम और पीआईएसएम में इतनी ज्यादा इन डिटेल तो चाहिए नहीं होगी। विकिपीडिया पे भी, या जो भी आपके पास बुक है, जो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसमें जितना हो गया, पर आपको ये लीडर्स मिल गए। रेवोल्यूशन में फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, रिबेलियन मूवमेंट में बॉक्सर मूवमेंट, और मे 4th मूवमेंट। आप लिख के रखिए। मैं कुछ चीजें आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें तो मैं लिखती नहीं हूँ। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप साइड बाय साइड वीडियो के साथ ही चीजें नोट कीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है। और फिर चांग काय शेक का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है। और वो भी जनरल थे। ठीक है। और ये एक्चुअली में इनकी एक एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड थी। और माओ पे भी आप पढ़ लीजिए, और इसी के साथ साथ आप ये भी पढ़ लीजिए, 1 चाइना 2 चाइना वाली चीज, ताइवान वाली चीज।
इतना कर लिया ना तो चाइना इज चाइना वाला पार्ट इनफ है। इतना कर लिया तो चाइना वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा ना स्पीड में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो एक्चुअली मैं चाइना की एक, जैसे मैंने अमेरिकन हिस्ट्री की एक स्लाइड बनाई थी, वैसे ही चाइना की तो एक अलग से स्लाइड बना लेनी चाहिए थी। बट मैं अभी फास्ट 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 कर रही हूँ। मैं ये वीडियो और एक और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक और या दो और वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगी। मैं जल्दी फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों को भी काफ़ी जल्दी है। कोरिया अच्छे से पढ़िएगा। कोरिया में जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही कोरिया में मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे और किस हिसाब से रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था नॉर्दर्न पार्ट पे। और आगे जाके कुछ ऐसे रीजंस भी होंगे कि जिस वजह से कोरिया के अंदर आज भी आइडियोलॉजिकल डिबेट है। मतलब कोरिया आप समझ लीजिए जैसे इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं था, सारी एक ही एथनिसिटी थी, एक टाइप के ही लोग थे, उसके बावजूद भी वो कैसे बढ़ गए, मतलब कैसे डिवाइड हो गए। क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान वाज somewhere asked by Pakistan to get division, but neither of Korea asked for division. It was just divided by generals sitting in on a coffee table and just draw a line कि ये लो दो बड़े बड़े शहर हैं, प्योंगयांग है और सियोल है, सियोल हमें रखना है। बीच में लाइन मार दी, चलो भी सियोल वाला पार्ट रख लेंगे अमेरिका वाले, और जो ऊपर प्योंगयान वाला पार्ट है वो पार्ट रख लेंगे रशिया वाले। वो इस हिसाब से वो लोग अ, चाय पीते पीते ही उन्होंने कितने देशों को डिवाइड कर दिया। गलत चीज है। क्रिटिकल एंगल आप अपना रखिए, हर चीज को एज इट इज मत पढ़िए, अपना थोड़ा दिमाग लगा के क्रिटिसाइज कीजिए। जितना क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कीजिए कीजिए कीजिए, आगे जाके आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग इम्बाइब कर दी जाएगी। ओके। सो वियतनाम वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़िएगा। वियतनाम में भी किस हिसाब की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी और हो चिन में, और वियतनाम के वॉर्स वगैरह सारा अच्छे से पढ़िएगा। वियतनाम मतलब एक ऐसा देश था जो कभी झुका ही नहीं यूएस के सामने। और इनफैक्ट इन द एंड जितनी भी एट्रोसिटीज यूएस ने कर ली, फाइनली विक्ट्री वियतनाम की ही हुई थी। तो वियतनाम के अंदर ये जो इनके लीडर है हो चिन मिन, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मर्जी आपने कोई बुक से पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ लिया तो आप कहीं से यूट्यूब में कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस है हर चीज के ऊपर, तो आप वहां से भी देख लीजिए। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में थोड़ा सा सुकार्नो का रोल देख लीजिएगा। और ये कुछ कुछ ऐसे रीडर्स थे जैसे सुकार्नो और जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट वगैरह के, ये इन लोगों ने आगे जाके नाम का फॉर्मेशन किया था अराउंड 1960। तो इंडोनेशिया में ये आप चीज़ कवर कर लीजिएगा। म्यांमार मैंने रिसेंटली इसीलिए ऐड किया है क्योंकि अभी म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल चल रहे हैं, जिस हिसाब से कूज होते हैं म्यांमार में। तो म्यांमार की भी आप थोड़ी सी हिस्ट्री प्लीज 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 यहीं कर लीजिएगा। था तो ये भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही, ठीक है। और जैसे इसमें यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन बनी थी, जनरल काउंसिल ऑफ बर्मीज एसोसिएशन, ऐसे काफ़ी चीज़ें थी म्यांमार में। अगर आप म्यांमार की थोड़ी हिस्ट्री कहीं पर पढ़ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी यूट्यूब पे एक दो वीडियो देख के आप म्यांमार कर लीजिएगा। बिकॉज रिसेंटली ये है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है म्यांमार। नेक्स्ट आ जाइए आप मिडिल ईस्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। मिडिल ईस्ट का तो दो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भी वही था जिस हिसाब से वर्ल्ड वॉर में 1 और 2, जैसे अभी तो मैं 1 की ही बात कर रही हूँ, आफ्टर 1 एंड बिफोर 2। तो ये जो स्काइप पीकॉट एग्रीमेंट था, ये किस हिसाब से फ्रांस और ये ब्रिटेन, मतलब आप इसराइल का मैप देखोगे ना, इसराइल की एक दो वीडियोस देखना इसराइल पैलेस्टीन इशू की। मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, स्टडी आईक्यू चैनल में महिपाल सिंह राठौर सर की वीडियो है। उन्होंने काफी अच्छे से जैसे मैप बना बना के दिखाया है कि कैसे ये ऐसे था, इतना सा इसराइल था, इतना बड़ा पैलेस्टीन था, वेस्ट बैंक था, ऐसे था, और धीरे 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 उसमें इसराइल को एक्सपैंड करते हुए दिखाएंगे। तो आप उसके हिस्टोरिक रीजंस पे जाइएगा। स्काई पीकॉट एग्रीमेंट 1916, इसराइल पैलेस्टीन इशू पूरा पढ़ना है। शायद इसकी दो वीडियो भी हो सकती है। यू जस्ट गिव अ टाइम, 1 घंटा भी लग सकता है पर आप दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू और ये आपका कहीं ना कहीं से अच्छे से कवर होना बहुत ज़रूरी है। ज़ियोनिज्म वो आइडियोलॉजी थी जिसमें जूस ने अपने लिए एक होम की डिमांड की थी, क्योंकि
उनका मानना था कि ये दिस वाज अ प्रॉमिस्ड लैंड, एज पर देयर मिथ दिस वाज देयर प्रॉमिस्ड लैंड, जूस का ये हक बनता है यहाँ पे रहना, और जैसे जेरूसलम वाला पार्ट भी आ जाता है, बेल्फोर डिक्लेरेशन वगैरह ये सब है, और कैसे कुछ वेरी फेमस ज्यू लीडर्स थे, जैसे बैंकर्स थे, उन्होंने लॉबी किया यूएस में एक इजराइल स्टेट के लिए। और जैसे अ, एक एक पार्ट था जो जूस को भी सपोर्ट करता था, और एक पार्ट था जो अरब्स को भी सपोर्ट करता था। तो जिस हिसाब से जूस को बेल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू मिली थी, आश्वासन मिला गया था कि इजराइल वाला एरिया उन्हें दिया जाएगा, ऐसे ही मतलब वॉर से पहले जैसे लोग होते हैं ना, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, चलो हाँ हम तुमको दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ, उसको भी कह दिया कि हाँ तुमको भी दे देंगे, आ जाओ। फिर बाद में फिर एंड में जब जीता है तो वही एक घर के दो टुकड़े, ये कमरा उसको दे दिया, एक कमरा उसको दे दिया, एक्चुअली में वो घर पूरा किसी को नहीं मिला था, और आज तक उन दोनों की लड़ाई होती है। तो ये सारा इशू इसी टाइम का सब स्टार्ट किया हुआ है। जैसे बेल्फोर डिक्लेरेशन तो था जिसमें जूस को प्रॉमिस कर रहे हैं, और ऐसे ही मैकमोहन एग्रीमेंट है जिसमें अरब्स को ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद ये आप अगर थोड़ा और डिटेल में जाए ना, तो आगे यूएन में भी काफी फाइट होती है इस चीज के लिए, तो यूएन रेजोल्यूशंस भी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने एक्सटेंड तक इस पर टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, 3 टॉपिक्स को प्लीज। सीरिया लेबनन क्राइसिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये तो फ्रेंच मैंडेट हो गया सीरिया, मतलब ये जो एरिया था ना पूरा मिडिल ईस्ट, इसका एक मैप देखेगा, कहाँ इसराइल है, कहाँ इसराइल है, कहाँ पैलेस्टीन है, उसके ऊपर सीरिया, लेबनन, जॉर्डन कहाँ पड़ता है, इजिप्ट कहाँ है, स्विस कैनाल के कितने पास है, ये पूरा मिडिल ईस्ट बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत ही अच्छे से करना है। मिडिल ईस्ट एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है हमारे एसआईएस में, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चंस बनेंगे, और बने हैं भी। तो आप सीरिया लेबनन क्राइसिस भी थोड़ा सा आप कर लीजिए, जिसमें जैसे क्या कौन कौन वहाँ के राजा थे। और वैसे बात यही होती थी कि भाई जैसे जब कोई बाहर की किंग मतलब फाइट के बाद कोई एरिया किसी जैसे फ्रेंच या ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन जाता था, तो वो ये वही चाहता था कि उन जो राजा बने वो उनके हक का राजा हो और उनके जैसा ही हो, मतलब जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे वो करता जाए। तो इस हिसाब की उन्होंने पॉलिटी में भी बहुत चेंज की थी। हाँ, यही सेम चीज ईरान में भी की गई थी। ईरान में जैसे आप देख लीजिए, रेजा शाह जो थे उनको बिठाया गया था तख्ते पे ब्रिटिश के द्वारा। वही मैं पहले आपको बता रही थी कि यूएसएसआर का तो ड्रीम था नीचे तक आना। अफगानिस्तान में 2 बफर स्टेट बन गया, बट जो ईरान था उसको ब्रिटिश को प्रोटेक्ट करके ही रखना था, क्योंकि उनकी ऑयल सिक्योरिटी का एक रीजन था ईरान। अ, तो रेजा शाह आप पढ़ लीजिएगा। स्विस कैनाल के ऊपर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, स्विस कैनाल कैसे बना, कब बना, उसके आसपास कौन से किंगडम्स थे। और एक ऐसी लड़ाई हुई थी मिडिल ईस्ट में जिसमें इतनी शिप्स डुबोई गई थी स्विस कैनाल में कि वो फिर नेविगेशन के लायक बचा ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई शिप नेविगेट करती है तो उसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे रहता है बिकॉज ऑफ द वेट। और इतनी उस वॉर में शिप्स डूब गई थी स्विस कैनाल में कि वो नेविगेबल बना ही नहीं। तो और स्विस कैनाल तो एक इकोनॉमी का सोर्स था ये इजिप्ट के लिए, क्योंकि टैक्स आता था, जो लोग वहां से, जैसे टोल टैक्स, रोड टैक्स होता था, वैसे वहां से उस कैनाल को यूज करने का भी एक टैक्स है। और स्विस कैनाल की इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है, कैसे उन्होंने यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस किया स्विस कैनाल से। तो आप प्लीज स्विस कैनाल पे भी थोड़ा सा नोट बना लीजिएगा। फिर इसके अलावा जैसे यूरोप में क्या क्या चीजें चल रही थी, कहाँ कहाँ किस हिसाब का नेशनलिज्म बढ़ रहा था। और सीज अच्छे से कीजिएगा, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं। और इस्तांबुल वाला एरिया, ये अच्छे से करना है, टर्की। और ये मैप कीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मैप में।
काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। वर्ल्ड वॉर 2, अब स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बहुत से तो रीजंस यही थे कि अनफेयर ट्रीटीज, देखो जैसे कैसे मैं आपको बता रही थी कि आप लोग कॉफी टेबल पे बैठ के कोई भी देश को डिवाइड कर देते थे, आपको पता भी नहीं है कि वहाँ की नेशनलिज्म क्या है, वहाँ का जोग्राफी क्या है, एथनिक कंडीशंस कैसी हैं। इट वाज लाइक वेरी अनफेयर ट्रीटीज। और जैसे जर्मनी पे कितना ज़्यादा उन्होंने बर्डन डाला था कि उससे जैसे जर्मनी को अभी जैसे थोड़ी सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मायने चेंज हुए हैं, अभी जैसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे हैं, बट उस टाइम की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कोल आयरन इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी मशीनरी को सरवाइव करने के लिए। तो जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई तो एक तो उन पे बहुत ज़्यादा वो उन्होंने पैसे का बोझा डाल दिया। तो आप कमेंट्स में लिखिए कितने की फाइन लगी थी उन पे, जर्मनी पे। और प्लस एलिसन लॉरेन तो उन्होंने ले ही लिया था फ्रांस ने। एक और बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच एरिया था जर्मनी के पास, रैखाइन वाला, वो भी उससे छीन लिया गया था और जर्मनी को तो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया गया था। और ऐसी कंडीशंस में उसके अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी बढ़ना, एक कोई ऐसे लीडर का ऐसे टाइम पे आना जो आपको एक होप दे कि हाँ आपकी इकोनॉमी को ठीक कर देगा, आपकी खोई हुई प्राइड को वापस लेके आएगा। तो हिटलर का जो उठने का जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो यहीं पे ही है, अनफेयर ट्रीटीज में। रिफ्यूजी क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि देखिए कैसे भी उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया था। अब डिवीजन के बाद, इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन के बाद भी आप सोच लीजिए किस हिसाब का रिफ्यूजी क्राइसिस था, इसी हिसाब से आप सेम थिंग एप्लीकेबल टू ऑल ओवर वर्ल्ड ये रिफ्यूजी क्राइसिस हुए। प्लस वॉर में कितने लोगों ने अपने यंग पॉपुलेशन को गंवाया, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन ऑल्सो केम ऑन द शोल्डर ऑफ वुमेन ऑल्सो। ठीक है। तो ये एक रिफ्यूजी क्राइसिस थे, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में और भी ज़्यादा बढ़ के हुआ। तो इसलिए आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखोगे कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यूएस के कुछ आप मूवीज वगैरह देखोगे, उसमें भी दिखाते हैं कि आदमी लोग जा रहे हैं वॉर पे और वुमेन आर गोइंग टू दिस this industries and manufacturing places excuse me, manufacturing places to just to keep the economy going on। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छा एक कार्टून भी है जिसमें एक लेडी ने वो पहना है एंड शी इज शोइंग अप हर बाइसेप मसल्स। ये उस टाइम के वीडियोस हैं दैट वुमेन आर गिविंग यू कॉन्फिडेंस टू मेल पॉपुलेशन टू गो एंड फाइट ऑन द फ्रंट। ओके। तो अभी उस पे इकोनॉमिक रीजंस वही सब चीज़ें तो उनसे ले ली, तो वो सरवाइव कैसे करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन का टाइम था। और इस टाइम पे एक टाइप की मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी। ये मैं जब इकोनॉमी का पार्ट कराऊंगी तो उसमें और चीज़ें क्लियरली बताऊंगी इकोनॉमी की, कि इस टाइम पे ना सब कोई एक्सपोर्ट करना चाहता था। और एक्सपोर्ट करने का उन्होंने ज़्यादातर ये एक तरीका निकाला कि हमारा अगर सामान सस्ता है तो लोग खरीद लेंगे। और सामान सस्ता करने के चक्कर में वो लोग अपनी करेंसी को डिवेल्युएट भी करते थे कि मेरी करेंसी अगर डिवेल्युएट होएगी तो मेरा सामान सस्ता हो जाएगा। तो बट और एवरी कंट्री वांटेड टू एक्सपोर्ट, नोबडी वांटेड टू इम्पोर्ट। तो ये वाली चीज़ मैं इकोनॉमी में दोबारा से कराऊंगी, सो डोंट वरी अगर नहीं समझ आई है तो। बट हाँ, ये अगर मैं रीजंस की बात कर रही हूँ तो इकोनॉमी रीजन तो है ही। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, बहुत सारे फेलियर हैं, बहुत सारे फेलियर हैं। इस चीज़ को आप अलग से कॉपी पेज पे नोट करके रखिएगा। जैसे यूएस और यूएसएसआर लोग, इन्होंने तो ज्वाइन किया ही नहीं था, एक टाइप की आइडियोलॉजी दे दी कि भाई आप लोग आओगे और एक चेयर टेबल है, आप में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बैठ के बात कीजिए, जो कि एक अच्छा आइडिया था। बट लोग क्या करते थे कि वो सुन नहीं रहे थे क्योंकि एक ऐसे कोई रूल नहीं थे जो उनको बाइंड करे। ठीक है। तो ऐसे जापान ने भी इन्वेड कर लिया था मंचूरिया को आफ्टर, इवन इवन इफ इट वाज अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। फिर जब उसको ऐसे उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की, वो वॉकआउट कर गया, छोड़ गया। तो क्या फर्क पड़ गया, मैं बैठूं बैठूं ना बैठूं ना बैठूं, मुझे तो करना है तो मैं करूंगा। तो देखो ऐसी चीजें हो रही थी। इसलिए लीग ऑफ नेशन वाज नॉट सक्सेसफुल इनफ टू ऑन इट्स गोल्स। और इसका एक गोल ये भी था कि इन फ्यूचर वॉर ना हो, बट फिर भी इन फ्यूचर वॉर तो हो ही गई।
तो देखिए, जापान इन्वेड्स मंचूरिया और इटली ऑल्सो इन्वेड्स एबिसिनिया, जिसको आप इथोपिया कहते हैं। और वहाँ के लीडर्स गए भी थे लीग ऑफ नेशन से मदद मांगने के लिए कि प्लीज आप हमें बचा लो। और वहाँ का राजा गया भी था, उसने काफी कोशिश की थी। और लीग ऑफ नेशन भी ट्राई कर रही थी, बट फिर वही उस टाइम पे जापान, इटली, जर्मनी, ये लोग आपे से बाहर हो गए थे, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर वही है। और फिर एक आप देखिए कि ये एक एक्सिस पार का एक मतलब ग्रुप बन गया था। तो एक्सिस में अगर आप जैसे सिर्फ जापान को ना देखो, आप जर्मनी और इटली को जब आप कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनती है, इसीलिए इसका नाम एक्सिस है। तो ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, जर्मनी से इटली एक लाइन बनती है और प्लस जापान ने इनको ज्वाइन कर लिया, तो ये एक्सिस पार हो गए। एक्सिस वर्सेस एलाइड। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर वन के जो ग्रुप का अलग नाम था। हाँ जी, अभी मैंने पिछली वीडियोस में किया था, जैसे एंटेट वगैरह। हाँ हाँ, चलिए चलिए लिखिए, अगर आपने आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड वर्सेस एक्सेस था, तो वर्ल्ड वॉर वन में क्या था? और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू को मैं ग्लोबल पार कह रही हूँ, तो वर्ल्ड वॉर वन को मैंने कौन सी टर्म दी थी पिछली स्लाइड में? सेम ही चीज है, मुझे पता तो चले कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, या मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और जर्मनी पे आ जाइए। जर्मनी इन्वेड्स चेकोस्लोवाकिया। जर्मनी को चीजें तो चाहिए ही थी, और प्लस मैं आपको बता रही थी जैसे उसे रेखाइन ले लिया गया था, तो वैसे ही मतलब जर्मनी फिर इंपोर्ट कर रहा था, जैसे स्वीडन से कोल, आयरन, ये सारी चीजें। तो इसकी जो इंपोर्ट होती थी वाया चैनल्स होती थी, मतलब शिप के थ्रू। जैसे आप मैप लेके बैठेंगे तो आपको उस मैप में और भी ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो उधर ये हमारे यूरोप साहब जो थे, उन्होंने आके फिर उनके साथ लड़ाई की कि हम आपको यहाँ से सम्मान नहीं लेने देंगे, हमारा वर्चस्व है, ऐसे वैसे। तो उन्होंने तंग किया, तो जर्मनी को सरवाइव तो करना ही था। तो स्वीडन तक जाने का जो रास्ता था, दैट वाज वाया डेनमार्क एंड नॉर्वे। ठीक है, तो जर्मनी ने इन्वेट कर लिया, और उससे पहले उसने पोलैंड को भी इन्वेट कर लिया था। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जर्मनी किस हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। वर्ल्ड वॉर वन में उसके जो जो एरियाज दे दिए गए थे वो तो उसको लेने ही थे, प्लस इट वाज एक्सपेंडिंग बियॉन्ड। तो जर्मनी का भी, जो जर्मनी का पार्ट है उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से कीजिएगा प्लीज। आई थिंक, और बच्चे बार बार मुझसे बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, तो नॉर्मल ल्यू में वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू तो अच्छे से दिया हुआ है। आगे की चीजें मेरे को दिखी नहीं, बट आपको जो पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको माइक्रो टॉपिक्स दे दिए हैं, अगर वो उस बुक में मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो एक बेस के लिए एक आपको बुक तो पढ़नी ही चाहिए। बुक पढ़नी है तो बुक पढ़ लो, वीडियो सीरीज करनी है तो वीडियो सीरीज कर लो, बट ट्राई टू डू इट एएसएपी, क्योंकि थोड़ी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। जैसे मेरा वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज आप भी कोशिश कीजिए, पीछे कुछ टॉपिक्स रह गए तो मेरे साथ साथ ही कंप्लीट कर लो। एल्स नहीं तो मैं आगे कुछ समझाऊंगी तो वो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी अच्छे से। ओके, अब फिर उसके बाद यूएस, एंट्री ऑफ यूएस एंड जापान। यूएस और जापान एक्चुअली स्टार्टिंग में इसके पार्ट नहीं थे। जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे यूएस की शिप्स डुबोई गई थी, और यूएस इस टाइम पे थोड़ा ना ऐसे चालाक बन रहा था कि चलो सबकी लड़ाई होने दो, मैं सामान बना बना के सबको सामान बेचता रहूंगा और मेरी इकोनॉमी बूम करेगी, जो कि कर भी रही थी। बट फिर वही है कि फिर जैसे कोई शिप जा रही है कहीं पे अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए, और दूसरे किसी देश ने आके उसे डुबो दिया। थी तो वो यूएस की शिप, तो ऐसे यूएस के नाक में भी दम हो रहा था। और हद तब भी पार हो गई जब ये पर्ल हार्बर का अटैक हो गया था। तो इस हिसाब से यूएस और जापान आ गए एकदम मैदान में, और ये वर्ल्ड वॉर टू एकदम से ही स्टार्ट हो गई है, और भी बड़े लेवल पे। तो इसमें आप लिस्ट ऑफ बैटल्स कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ बैटल्स बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बैटल्स बहुत हो रही थी, जैसे बैटल ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ स्टैलिनगार्ड। छोटी छोटी बैटल्स बहुत हैं, जो कुछ कुछ जापान वाली साइड में हो रही हैं, कुछ यूरोप वाली साइड में हो रही है, कुछ शी पे हो रही है, कुछ लैंड पे हो रही है। तो आप लिस्ट ऑफ बैटल्स कहीं पे किसी भी विकिपीडिया के पेज में आपको मिल जाएगी, आप लिख लीजिएगा। और फिर इन द एंड जो अटैक्स होते हैं धीरे धीरे, जैसे जर्मनी सरेंडर करता है धीरे धीरे, जैसे विद टाइम, जैसे जर्मनी 1945 के अर्ली में ही सरेंडर कर देगा।
और एडोल्फ हिटलर का एक आप डेट भी नोट कर सकते हैं, दैट ही कमिट सुसाइड ऑन 30 अप्रैल 1945। ठीक है, तो और वो जैसे मुसोलिनी वाला पार्ट, कैसे इटली उनको कैसे पकड़ लेते हैं, जैसे वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने उस पे एक प्राइवेट प्लेन में, जो कि छोटा सा प्लेन होता है, उसमें कैसे उनको पकड़ लिया जाता है। तो आप छोटे छोटे वीडियोस वगैरह में देखेंगे तो ये चीजें उनको आप कर सकते हैं, जैसे लोग उनको एक पब्लिक पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ बैटल्स, और फिर इन द एंड जापान का अभी जापान भी सरेंडर कर देता है आफ्टर दैट हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब अटैक्स। तो ये देखिए, ये अप्रैल और मई वाली सरेंडर हो जाते हैं इनके, जर्मनी वगैरह के। और जैसे अगस्त 6 एंड अगस्त 9 हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये इनके बॉम्ब ड्रॉप होते हैं। जैसे उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? ट्रूमैन। ठीक है, और ट्रूमैन की थोड़ी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी हम पढ़ेंगे आगे जाके आईआर में। बेस यहीं पे आपको मिल गया, तो आपको पता चल गया है कि ट्रूमैन काफी हार्ड स्टैंड लेने वाला बंदा है। और वो कौन कौन से बॉम्ब्स थे, उन बॉम्ब्स का नाम क्या था, वो भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी सीरीज पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड टिल वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसके आगे आएगी हमारे सामने कोल्ड वॉर और थोड़ी सी डिकोलोनाइजेशन, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर लूँ। और ये वीडियो थोड़ी मैंने लंबी कर दी है क्योंकि मैं जल्दी कंप्लीट करना चाहती थी, नहीं तो इसी वीडियो को मैं 2 में कर देती। बट चलो, इट्स फाइन, बिकॉज इन द एंड यू आर learning something. And I suppose students who are only comfortable in English, at least they are able to note down these micro points, because I am in a hurry to complete the syllabus. If at all you people want me to just explain and narrate it again in English, then I would do that in like a longer videos. Would try to cover all these 6, 7 videos in 2 or 3 videos. Okay, thank you, thanks a lot.